हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डॉक्टर आरती पालीवाल आपके सामने हूँ क्योंकि आपको ले जाने वाली हूँ मैं एक बहुत ही अमेजिंग, इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल जर्नी पे। यह जर्नी होगी एक सेल के अंदर। जी हाँ, दिस जर्नी विल बी इनटू द सेल और इस जर्नी के दौरान आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब आप पूछेंगे यह जर्नी आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो मैं बताना चाहूँगी यह आपकी क्लास 11 के चैप्टर 8 से रिलेटेड हैं और इस जर्नी के दौरान आप जो कुछ भी सीखेंगे उससे आप उस चैप्टर को ईजीली समझ पाएंगे। ना सिर्फ इतना ही, आगे भी आप 12th क्लास के बाद जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, चाहे वह नीट हो, एम्स हो या साइंस से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें इससे 8 to 9 क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। सो जैसा कि हम किसी भी जर्नी पर जाते हैं, उस दौरान हमें जहाँ भी जाना है उससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जैसे वो जगह कैसी है, वहाँ पे हम कैसे पहुँच सकते हैं, वहाँ पे जाने के दौरान भी रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, वहाँ जाने के बाद हमें कौन सी चीज़ें देखनी है और वो हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह इस जर्नी जो कि सेल के अंदर हैं, इसे स्टार्ट करने से पहले भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे जो हमारी इस जर्नी के दौरान हमारे लिए हेल्पफुल होगी। ये इन्फॉर्मेशन जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इस प्रकार होंगे कि आपको जर्नी से पहले यह जानना है कि सेल होती क्या है, व्हाट इज़ अ सेल। फिर हम साइंटिस्ट की कुछ कंट्रीब्यूशन स्टडी करेंगे जिन्होंने हमारे इस नॉलेज को, जिससे हम सेल को समझ सकते हैं, एम्पावर किया है। देन वील अंडरस्टैंड अबाउट द सेल थियरी। सेल थियरी क्या होती हैं। उसके बाद हम जानेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं और उसमें क्या डिफरेंस होता है। देन वील स्टडी अबाउट यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कि उनकी क्या स्पेशलिटीज़ होती हैं। और लास्टली हम स्टडी करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल को। इतनी इन्फॉर्मेशन जब हम कलेक्ट कर लेंगे, फिर हम तैयार होंगे इस जर्नी के लिए जो सेल के अंदर होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट कलेक्टिंग दिस इंफॉर्मेशन। जब भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो मुख्यतः दो तरह की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। ईदर दे आर लिविंग थिंग्स और दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। हम कैसे डिफरेंस जानते हैं, क्या डिफरेंस है लिविंग थिंग्स में और क्या नॉन लिविंग थिंग्स में है। तो इसका डिफरेंस जानने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम जानें कंसेप्ट ऑफ सेल क्या होता है। सो सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फंडामेंटल यूनिट से हमारा क्या मतलब है, हम यह समझते हैं। सबसे पहले जिस तरह आप ये हाउस देख रहे हैं, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं यह हाउस या घर किससे मिलके बना है, तो आप सीधा सा उत्तर देंगे, आंसर देंगे दैट इन ब्रिक्स से मिलके बना है। सही है, इस हाउस का बेसिक फंडामेंटल यूनिट ये ब्रिक्स ही होते हैं। उसी तरह हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वह बर्ड्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे प्लांट्स हो, हम सभी का फंडामेंटल यूनिट एक सेल होता है। इसीलिए अगर आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज़ अ सेल, तो आपको बताना चाहिए दैट सेल इज़ द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और हम सभी ऑर्गेनिजम्स सेल्स के इस तरह जुड़ने से ही बने हैं, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि हमारी सेल की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए किन किन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा, और यह आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन साइंटिस्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे वो हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व अ सेल। इन्होंने जो सेल देखी थी वो एक स्लाइस ऑफ कॉर्क में देखी थी। कॉर्क जो है पहले पुराने टाइम में बॉटल्स आती थी, उनकी जो कैप होती थी वो लकड़ी से बनी होती थी जिसे हम कॉर्क कहते हैं। इन्होंने कॉर्क का एक थिन स्लाइस काटा, उस स्लाइस को इन्होंने इस माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया। जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो वो स्लाइस ऑफ कॉर्क इस प्रकार से दिखाई दिया। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो इसमें आपको कई सारे रूम्स दिखाई देंगे जो कि इस तरह के हैं। इस तरह के कई रूम्स दिखाई देंगे जो रॉबर्ट हुक को भी दिखाई दिए। ये जो स्मॉल रूम्स होते हैं इन्हीं के लिए उन्होंने एक टर्म दी जिसे हम बोलते हैं सेल। सो रॉबर्ट हुक ने कहा ये जो स्मॉल रूम्स दिखाई दे रहे हैं जो इस तरह के हैं, क्लोज कंपार्टमेंट्स हैं, इन्हीं को उन्होंने टर्म सेल दिया। अब इन्होंने इसे सेल क्यों कहा? तो एक लैटिन वर्ड होता है सेलुला। इस सेलुला का मतलब होता है स्मॉल रूम। क्योंकि इन्हें ये सेल्स इसी तरह के स्मॉल रूम की तरह दिखाई दिए, सो इन्होंने इसे सेल नाम दिया। इन्होंने जो ये सेल्स देखे थे एक्चुअली ये डेड सेल्स थे, क्योंकि इन्होंने थिन स्लाइस कॉर्क की काटी थी और कॉर्क की सेल्स पेड़ की जो होती है वो छाल से बनती हैं, सो वो डेड सेल्स होती हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर इन्हें दिखाई दिए थे ये सब सेल्स के आउटर बाउंड्री थी जिसे सेल वॉल आज की तारीख में हम जानते हैं। इनका ये जो वर्क था ये इनकी बुक माइक्रोग्राफिया में पब्लिश हुआ। सो स्टूडेंट्स, आपको इस स्लाइड से कई क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे हु वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व सेल? देन यू मस्ट आंसर रॉबर्ट हुक। इन विच ईयर? in 1665. And in which book he published this work? Then the answer is Micrographia. ये बुक है जो इन्होंने लिखी थी और उसी में अपना वर्क पब्लिश किया था। इनके बाद जो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन आता है वो है एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने रॉबर्ट हुक की माइक्रोग्राफिया को स्टडी किया। इस स्टडी से ये बहुत ही इंस्पायर हुए और इन्होंने भी सोचा क्यों ना मैं भी सेल्स को स्टडी करूं। इन्होंने कई सारे लेंसेस के कॉम्बिनेशन से कुछ माइक्रोस्कोप्स बनाए जो कुछ इस तरह के दिखते थे। लगभग 500 तरह के माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाए। ऐसा आप यहाँ देख सकते हैं, ये है, एक इनके हाथ में है। इसी तरह के इन्होंने लगभग 500 माइक्रोस्कोप बनाए। इन माइक्रोस्कोप से इन्होंने अलग अलग चीज़ें लेके जैसे ब्लड देखना शुरू किया, टीथ एनेमल देखा, पानी देखा, पानी में देखना शुरू किया। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस से मिलके बना था, सो इन्हें इस माइक्रोस्कोप से काफ़ी मैग्निफिकेशन देखने को मिला। ये जो मैग्निफिकेशन इन्होंने अचीव किया वो 200 से 500, 200 to 500 टाइम्स था। इसका मतलब ये होता है जितना हम नेकेड आई से देखते हैं उसके कंपैरिजन में ये मैग्निफिकेशन 200 से 5 गुना बड़ा दिखाई देना था। इस तरह से इन्होंने देखा और हमें बताया कि जो हम देखते हैं उसके अलावा भी एक लाइफ एग्जिस्ट करती हैं और ये लाइफ होती हैं माइक्रोबियल लाइफ और द लाइफ ऑफ माइक्रोब्स। इन्होंने कहा हमारे चारों ओर इस तरह की माइक्रोबियल लाइफ प्रेजेंट है जो हमें नेकेड आई से, हमारी आँखों से दिखाई नहीं देती और उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करने चाहिए। जब इन्होंने इन माइक्रोब्स को देखा तो कुछ माइक्रोब्स इन्हें मूव करते हुए दिखाई दिए जो इस एक प्लेस से दूसरी जगह मूव कर रहे थे। इसीलिए इन्होंने इन माइक्रोब्स के लिए जो टर्म दी इट वाज एनिमल क्यूल्स। एनिमल क्यूल्स इन्होंने इसलिए कहा
क्योंकि लैटिन वर्ड एनिमलक्यूलम का मतलब होता है एनिमल लाइक। एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, सो इन्होंने नाम दिया एनिमलक्यूल्स। अगेन इसमें जो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं वो ये है, अगर आपसे कोई पूछे हु वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व लिविंग सेल, देन द आंसर शुड बी एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। हु वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व सेल, यहाँ पे लिविंग मेंशन नहीं किया गया है, तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में देखा था। इन्होंने ये 1674 में देखा था। इन्होंने अपने पेपर अलग से किसी बुक में नहीं बल्कि रॉयल सोसाइटी के जर्नल्स में पब्लिश किए थे, और इन्होंने जो टर्म दिया था इट वाज एनिमलक्यूल्स। इन एनिमलक्यूल्स को आज हम यूनिसेलुलर माइक्रोब्स के तरह पहचानते हैं। इन साइंटिस्ट के बाद में कई साइंटिस्ट आए जिन्होंने प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स की स्टडी की। आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है उनमें से जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो है मैथियस स्लीडन। मैथियस स्लीडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने कई सारे प्लांट्स को स्टडी किया और 1838 में यह कंक्लूड किया कि सभी प्लांट्स मिलके बने होते हैं सेल्स से। ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इन्हीं के साथ में एक और इनके दोस्त जर्मन जूलॉजिस्ट थे, वो भी एनिमल्स को स्टडी कर रहे थे। जूलॉजिस्ट वो होते हैं जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं, बॉटनिस्ट वो होते हैं जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं। थियोडर स्वान जो कि जर्मन जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने एनिमल्स की स्टडी के दौरान 1839 में कंक्लूड किया that all animals are made up of cells, meaning by plants की तरह animals भी सेल से मिलके बने होते हैं। जब एक बार ये दोनों साइंटिस्ट स्लीडन और स्वान मिले, इन्होंने साथ डिनर किया और डिनर के बाद कॉफ़ी पे डिस्कशन किया अपने अपने वर्क का। स्लीडन ने स्वान को बताया कि प्लांट सेल्स उन्होंने जो देखी है वो कुछ इस तरह की दिखाई देती हैं। स्वान ने जब यह सुना स्लीडन की बात को, तो उन्होंने इसे अपने वर्क से कोरिलेट किया। कोरिलेट करने पे इन्हें पता लगा जो कोशिकाएं मैंने या सेल्स मैंने देखी है वो भी इसी तरह की दिखाई देती हैं। सो ये दोनों साइंटिस्ट इतने क्यूरियस हुए कि ये तुरंत स्वान की लैब गए। लैब में जाके इन्होंने स्वान के द्वारा बनाई हुई स्लाइड्स को फिर से देखा और तब इन्होंने पाया कि प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, दोनों ही सेल से मिलके बने होते हैं। इससे पहले जब भी स्टडी होती थी, प्लांट्स की अलग होती थी, एनिमल्स की अलग होती थी और माइक्रोब्स की अलग होती थी। इन्होंने एक कोरिलेशन बताया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने होते हैं। इन्होंने साथ ही साथ स्टडी के दौरान यह भी बताया कि जो प्लांट सेल होती हैं उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री एक सेल वॉल होती है। दिस इज सेल वॉल। सेल वॉल जो है सेल मेम्ब्रेन के बाहर की ओर पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन ही होती है और इसके बाहर की ओर सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये इन्होंने दोनों तरह की सेल्स को स्टडी करने के बाद बताया। सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही पाई जाती है, लेकिन प्लांट्स का स्पेसिफिक फीचर है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर की ओर एक बड़ी सी रिजिड सेल वॉल पाई जाती है। इनके बाद साइंटिस्ट जो आए रुडोल्फ विर्चोव। जब स्लीडन एंड स्वान से पूछा गया कि ये सेल्स कहाँ से आती है तो उसका ये जवाब नहीं दे पाए थे। इसका जवाब इन्होंने दिया जो कि जर्मन फिजिशियन थे, पैथोलॉजिस्ट भी थे, फिजियोलॉजिस्ट भी थे। इन्होंने 1859 में कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये जो इनकी सेइंग है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेइंग है और एग्जाम्स में एज सच पूछी जाती है कि किसने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता था All cells arise from pre-existing cells। इसका मतलब ये है कि सभी सेल्स जो पहले से प्रेजेंट सेल्स है उन्हीं से बनकर आती हैं। सो इसी के साथ स्लीडन एंड स्वान ने जो थियरी दी थी जिसे हम सेल डॉक्ट्राइन या सेल थियरी के नाम से जानते हैं,
उस थियरी में इन्होंने थर्ड पॉइंट ऐड किया दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सो आज के टाइम में जो मॉडर्न सेल थियरी है उसके 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिन्हें मैंने इस स्लाइड में समराइज किया है। फर्स्ट पॉइंट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ cells or its products. Second is cell is the basic structural and functional unit of all living organisms. And the third point which was added by Rudolf Virchow is all cells arise from pre-existing cells. जब हमें पता लगा सभी ऑर्गेनिजम्स की बेसिक यूनिट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सेल ही हैं, तो साइंटिस्ट ने और सेल्स को डिटेल में स्टडी करना शुरू किया। जब हमने तरह तरह की सेल्स को देखा तो हमने पाया कि सेल्स को बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये पार्ट्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और यू का मतलब होता है ट्रू, and karyotic term is related with nucleus. So these cells are those cells which are having primitive nucleus. Eukaryotic cells includes those cells which have true nucleus. यहाँ पे हम देख सकते हैं जो डायग्राम है एक प्रोकैरियोटिक सेल का है। यहाँ पे देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जेनेटिक मटेरियल जो ये डीएनए शो किया गया है इसमें, ये जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में एज सच प्रेजेंट होता है, किसी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल में नहीं पाया जाता। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स का फीचर क्या है, जेनेटिक मटेरियल इज एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज न्यूक्लियस। सो कोई भी सेल हो, चाहे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, आपको ध्यान रखना है 3 चीजें कॉमन होती हैं। फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ भी पाई जाती है और यहाँ पर भी पाई जाती हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दोनों में पाई जाती हैं। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट कॉमन फीचर होता है वो होता है ये जेली लाइक सब्सटेंस जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, दिस इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी दोनों सेल्स में पाया जाता है, यहाँ पे भी है। सो दिस इज सेकेंड कॉमन फीचर बिटवीन ऑल सेल्स। पहला था सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है, दूसरा जेली लाइक फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। Third important feature is genetic material. This is genetic material. Genetic material दोनों सेल्स में पाया जाता है। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है। ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं उसमें एनक्लोज्ड रहता है। सो यूकैरियोटिक सेल्स में एनक्लोज है, यहाँ पे बिखरा हुआ है। प्रोकैरियोटिक सेल को आप कंपेयर कर सकते हैं एक सिंगल रूम वाले हाउस से। जब किसी हाउस में एक सिंगल रूम होगा तो आपको जो भी वर्क परफॉर्म करना है उसी रूम में होगा। आपको खाना बनाना है उसी रूम में बनाएंगे, आपको सोना है तो भी बेडरूम की तरह वही वर्क करेगा, स्टडी करना है तो भी वही वर्क करेगा। जबकि यूकैरियोटिक सेल को आप कंपेयर कर सकते हैं एक मल्टीपल रूम हाउस से, जिसमें अगर आपको सोना है तो बेडरूम अलग होगा, कुकिंग करना है तो किचन अलग होगा, स्टडी करना है तो स्टडी रूम अलग होगा। उसी तरीके से यूकैरियोटिक सेल्स में कई सारे रूम्स या कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं यूकैरियोटिक सेल में जो कंपार्टमेंट्स है इनमें कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। इन कंपार्टमेंट्स को ही हम नाम देते हैं ऑर्गेनेल्स। सो ऑर्गेनेल्स क्या हैं? यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, जिन कंपार्टमेंट्स में स्पेशल फंक्शन परफॉर्म किया जाता है सेल का। ये ऑर्गेनेल्स एक स्मॉल या लिटिल ऑर्गन की तरह होते हैं
जैसे ऑर्गन सिस्टम में एक ऑर्गन का पर्टिकुलर फंक्शन होता है, लेकिन ऑर्गन सिस्टम पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर काम मिल करके अलग अलग ऑर्गन्स की हेल्प से करता है, उसी तरह सेल में भी अलग अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन ये सभी मिलकर सेल को अलाइव रखने में उसके लिए इम्पोर्टेंट फंक्शंस करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्योंकि कंपार्टमेंटलाइजेशन एब्सेंट होता है, तो सेल को जिंदा रखने के लिए, अलाइव रखने के लिए जितने भी फंक्शंस जरूरी हैं, फंक्शंस कौन से जरूरी होते हैं? फूड का इंटेक करना, जो इंटेक किया हुआ फूड है उसे डाइजेस्ट करना, देन जो वेस्ट मटेरियल है उसे एक्सक्रीट आउट करना, ये सभी के सभी फंक्शन जो सेल के एक सिंगल कंपार्टमेंट की द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में इसके लिए अलग अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। दीज आर primitive type of cells while these are advanced type of cells. So now coming to the examples of prokaryotic and eukaryotic cells. Examples of prokaryotic cell includes bacteria, mycoplasma, blue-green algae, etc. All these cells are having prokaryotic arrangement which is like a single compartment. Then the examples of eukaryotic organisms includes all higher organisms which may be plants, birds, animals, human beings, you, me and all. So all these organisms are having cells which will have multiple compartments like this. Now we are coming to to study the complexity of the organism. ऑर्गेनिजम्स केवल एक सेल से मिलके बने हो सकते हैं या बहुत सारी सेल्स असेंबल होके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकती हैं। सो इसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि मीन्स वन, cellular means related with cell. So those organisms which are made up of single cells are termed as unicellular organisms, while those which are made up of multiple cells are called as multicellular organisms. Examples of unicellular organisms includes bacteria, mycoplasma, yeast, paramecium, chlamydomonas, amoeba, etc. इसमें आप देखेंगे कि पहली 2 सेल्स जो हैं बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, दे आर हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल्स, वाइल ईस्ट को देखेंगे पैरामीशियम, क्लैमाइडोमोनास, अमीबा, इसमें आपको कई सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मिलेंगे जिन्हें हमने मल्टीपल कंपार्टमेंट कहा है. So these 4 cells are the examples of eukaryotic cells. Still they are made up of a single cell. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वो सभी ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हैं, जैसे प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑल अदर्स. अब हम देखेंगे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये सेल्स क्यों जुड़ी आपस में, या इनका जुड़ने का रीज़न क्या था. तो हम देखेंगे ये जो सेल्स हैं एक साथ काम करने के लिए, ताकि एक पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म कर सके, टिश्यूज़ बनाती हैं. ये टिश्यूज़ आपस में मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं. कई सारे ऑर्गन जो एक पर्टिकुलर बड़ा फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स जो है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होते हैं. सो हम देखते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है. डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब होता है अलग अलग ऑर्गन्स को अलग अलग काम दे दिए गए हैं जो कि वो परफॉर्म करते हैं. इसे आप इस स्लाइड से और अच्छे से समझ सकते हैं. जैसे पहला जो डायग्राम है, इट इज़ ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. हमें पता है जो भी हम फूड को इंटेक करते हैं उसके लिए जो ऑर्गन सिस्टम वर्क करता है, इट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम.
Similarly, this is the diagram of respiratory system. Respiration perform करना इसका work होता है. This is the diagram of circulatory system. Circulatory system का काम होता है to transport various things to and fro throughout the body. ये है हमारा excretory system. Waste material को body से बाहर निकालने का काम करता है. This is our skeletal system, जिसका काम होता है हमारी बॉडी का प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन रहे so that ये सभी ऑर्गन्स अपनी अपनी जगह पे रहते हुए प्रॉपरली काम करें. ये सारे ऑर्गन सिस्टम अलग अलग हैं, लेकिन पूरी की पूरी बॉडी में इन सभी का एक साथ फंक्शनल रहना जरूरी होता है ताकि ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सके, अलाइव रह सके. सिमिलरली प्लांट्स में भी डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है. अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग काम दिए हुए होते हैं. जैसे रूट्स एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. सिमिलरली लीव्स का मेन फंक्शन होता है सोलर एनर्जी को ट्रैप करके फूड में कन्वर्ट करना या फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना. इसी तरह से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसे हम वास्कुलर सिस्टम कहते हैं, उसका काम होता है जिसके कंपोनेंट्स जाइलम और फ्लोएम होते हैं, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना पूरे प्लांट में. हमने देखा डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है जिसमें सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिला के एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनाते हैं, ऐसे कई सारे ऑर्गन मिलके एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और इस तरह के अनेक ऑर्गन सिस्टम से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है. सिमिलर कंडीशन इज इन प्लांट्स ऑल्सो. सेल्स टिश्यूज बना रही है, टिश्यूज ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है. नाउ वी आर कमिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एन एनिमल सेल. प्लांट सेल और एनिमल सेल, जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों ही यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं. एडवांस टाइप की सेल्स हैं जिसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल जो है न्यूक्लियस में बाउंडेड रहता है. अब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे. दिस इज द डायग्राम ऑफ प्लांट सेल. प्लांट सेल में जैसा कि स्वान ने बताया था, आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है सेल वॉल होती हैं. This is cell wall. Cell wall is the outermost boundary of the plant cell. इसके अंदर जो भरा हुआ है सेल के अंदर लिक्विड या जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. इस साइटोजोल या साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. ये ऑर्गन लाइक होते हैं, इसलिए हम इन्हें ऑर्गेनेल्स बोलते हैं. ये ऑर्गेनेल्स में मेनली जो प्लांट सेल में सबसे बड़े साइज का होता है, इट इज वैक्यूल. So again this is the characteristic feature of plant cell that it consists of a large vacuole. एक बड़ा वैक्यूल इसकी सेल में पाया जाता है. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर था प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज वैक्यूल, and the third characteristic feature of a plant cell is presence of chloroplast. ये तीन important feature हैं जो इसे एनिमल सेल से अलग करते हैं. क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं यही एक्चुअली फोटोसिंथेसिस का वर्क करते हैं. प्लांट्स हम जानते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं और उसे फूड में कन्वर्ट करते हैं. एंड वी ऑल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स फॉर आवर फूड. तो ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये प्लांट्स का इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है जो एनिमल्स में नहीं पाया जाता. इसके अलावा जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें है न्यूक्लियस, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, सभी यूकैरियोटिक सेल्स में होता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के आसपास प्रेजेंट होती हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक सेल्स में बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं.
पहली है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसलिए है क्योंकि इनकी सरफेस पे ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की इसकी सरफेस पे प्रेजेंस के कारण इसकी जो सरफेस है खुरदरी या रफ हो जाती है। सो इस टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। दूसरी तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको ये दिखाई दे रही है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसकी सरफेस पे आपको राइबोसोम नहीं दिख रहे, इसलिए इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस स्मूथ रहती है, चिकनी रहती है। सो दिस इज कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जो कि कई सारी मेम्ब्रेनस स्टैक से मिलके बना है, दिस इज गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस का काम होता है जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इसमें आए हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करता है और फिर सेल में ट्रैफिकिंग करता है, मीनिंग बाय सेल में उनकी जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पे भेजने का काम करता है। इसी के साथ यहाँ पे प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेल आप देख रहे हैं, इट इज़ माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन सेल का पावर हाउस होता है। पावर हाउस मतलब यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। ये एटीपी एनर्जी करेंसी होती है। एनर्जी करेंसी का मतलब है सेल को जो भी वर्क परफॉर्म करना है वो एटीपी को एक्सपेंड करके करेगी, एटीपी खर्च करके करेगी। जैसे हमारे लिए पैसे होते हैं, हम खर्च करके कोई भी वर्क परफॉर्म करते हैं, उसी तरह से सेल की जो करेंसी होती है इट इज़ एटीपी, जो सिंथेसाइज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रियन। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इट इज़ लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं ये एक्चुअली गार्बेज कलेक्टर्स होते हैं। ये गार्बेज कलेक्टर्स इसलिए है क्योंकि ये सेल का वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करने का काम करते हैं। जो भी वेस्ट मटेरियल सेल से होता है इनके अंदर आता है और इनमें कई तरह के एंजाइम्स होते हैं जो उस वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं, ख़त्म करते हैं। जो भी इनके सिंपल कंपाउंड्स बनेंगे डाइजेशन के बाद में, अगर वो सेल के काम के हैं तो सेल उसे फिर से काम में ले लेगा, नहीं तो वो एक्सक्रीटरी मटेरियल की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिए जाएंगे। सो दिस इज ऑल द डिटेल स्ट्रक्चर अबाउट प्लांट सेल। एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो जो डिफरेंस मेनली पाया जाता है इसमें सेल वॉल नहीं होती, सो इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन ही रहती हैं। दूसरा, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है सो इसमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं पाए जाते। तीसरा पार्ट जो हमने स्टडी किया था कि यहाँ पे जो वैक्यूल्स हैं बड़े साइज़ की नहीं हो करके स्मॉल साइज़ की होती है। यहाँ पे आपको ये स्मॉल साइज़ की दिख रही है, जबकि प्लांट सेल्स में ये इतने बड़े साइज़ की पाई जाती हैं। सो एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स स्मॉलर साइज़ के होते हैं, प्लांट सेल्स में बड़े होते हैं। इसके अलावा बाकी सभी ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, बोथ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, ये सभी स्ट्रक्चर जो वहाँ पे प्रेजेंट थे यहाँ पे भी पाए जाते हैं। एक यूनिक फीचर और है जो एनिमल सेल को प्लांट सेल से अलग करता है, वो है प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम वो ऑर्गेनेल होता है जो सेल डिवीज़न में एनिमल सेल को हेल्प करता है। यह प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। These differences are summarized in this slide also. प्लांट सेल में सेल वॉल है, लार्ज वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट है, वहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होती है, स्मॉल वैक्यूल्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते। एनिमल सेल्स में स्मॉल वैक्यूल्स है लेकिन साथ में सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। ये सारे फीचर जो दोनों में पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, बोथ टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रियल एंड राइबोसोम्स।
अब जब हमें पता लग गया है प्लांट सेल क्या होती हैं, एनिमल सेल क्या होती हैं, हम समझ गए हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या हैं, यूकैरियोटिक सेल क्या हैं, तो हम तैयार हो गए हैं हमारी उस जर्नी के लिए जो हमें सेल के अंदर करनी है। लेट्स गो फॉर अ जर्नी इनटू द सेल। These are our cells. As you all know that we all are made up of cells. All living organisms are composed of cells. So this is our eukaryotic cell. क्योंकि हम भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल देख रहे हैं। किसी भी तरह की सेल हो, वॉट एवर द सेल टाइप इज, 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने आपको बताया कॉमन होते हैं। पहला है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो उसे आउटर एनवायरनमेंट से अलग करती हैं। दूसरा होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक सब्सटेंस है सेल के अंदर फिल्ड रहता है। तीसरा होता है जेनेटिक मटेरियल जो कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में बिखरा होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। So here you can see the 2 cells. This is eukaryotic cell and this is prokaryotic cell. The basic difference we have already discussed in our previous part. This is the detailed structure of eukaryotic cell. If we'll see this cell, then we'll find various organelles in it. ये organelles क्या होते हैं? Small organs होते हैं सेल के जो particular function करते हैं। सेंटर में जो ये बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल का पाया जाना ही यूकैरियोटिक सेल का फीचर है। एग्जाम्पल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स जो है यूकैरियोटिक सेल से मिलके बने होते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड कैटेगरी प्रोकैरियोटिक सेल की। यहाँ पे आप देखते हैं सिंगल कंपार्टमेंट है, जो हमने डिस्कस किया था सिंगल रूम की तरह होता है। सेल के सभी फंक्शंस इसी सिंगल रूम में परफॉर्म किए जाते हैं, चाहे वो इनटेक ऑफ फूड हो, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, एनीथिंग। साथ ही साथ जो जेनेटिक मटेरियल जो सभी सेल्स में पाया जाता है, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है। इसे हम न्यूक्लियोइड नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। सो दिस इज सिंगल कंपार्टमेंट जिसमें जेनेटिक मटेरियल बिखरा हुआ है, जिसे हमने न्यूक्लियोइड नाम दिया है। ऐसी ही सेल्स का एग्जाम्पल हमने स्टडी किया था। बैक्टीरिया होता है, माइकोप्लाज्मा होता है, साथ ही साथ ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता है। सो ऑल दीज आर बैक्टीरियल सेल्स। नाउ कमिंग टू द वेरियस ऑर्गेनेल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। अब हम जाएंगे उन ऑर्गेनेल्स के अंदर और उनका वर्क जानने की कोशिश करेंगे कि उनका फंक्शन क्या होता है। ऑर्गेनेल्स क्या हैं? लिटिल या स्मॉल ऑर्गन की तरह हैं। जैसे ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गन पर्टिकुलर फंक्शन करता है, वैसे ही सेल में ये स्मॉल ऑर्गन्स पर्टिकुलर फंक्शन करने का काम करते हैं। सो ये ऑर्गेनेल्स आपको अलग अलग तरह के साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके नाम काफ़ी हम समझ चुके हैं, थोड़ा और डिटेल में इसके अंदर जाके देखेंगे। सेंटर में ये दिखाई दे रहा है, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ये जो स्ट्रक्चर छेद या पोर्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर न्यूक्लियर पोर्स। इन्हें हम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब हम जब उसके अंदर जाके देखेंगे न्यूक्लियस में, हम देखते हैं हमारा जेनेटिक मटेरियल इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। मोस्टली इट इज डीएनए। ये जो डीएनए है इस तरह की धागेनुमा स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में होता है, जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। न्यूक्लियस की जो बाउंड्री है ये डबल मेम्ब्रेन से मिलके बनी होती है, जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। हर ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड होता है यूकैरियोटिक सेल में। इसकी जो बाउंड्री है 2 मेम्ब्रेन से मिलके बनी होती हैं। जब सेल डिवाइडिंग कंडीशन में होती है या जिसे डिवाइड करना है, उस कंडीशन में ये जो क्रोमैटिन है कंडेंस हो करके इस तरह के स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम्स बनाता है।
जैसा हम जानते हैं ह्यूमन बीइंग्स की या हमारी हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कब फॉर्म होते हैं? जब सेल डिवाइड करती है, उस दौरान क्रोमेटिन के कंडेंसेशन से बनते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियस में डार्क स्टेन लेता है जब हम स्टेन करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। ये एक फैक्ट्री की तरह होता है जो राइबोसोम्स बनाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पीले कलर के, ये राइबोसोम्स हैं जो वहाँ पे बनने के बाद इस न्यूक्लियर पोर से सेल से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद इन राइबोसोम्स का दो फेट है। क्या कहाँ जाएंगे? ये दो जगह होती हैं जहाँ पे ये जाते हैं। एक जगह होती है जो न्यूक्लियस के चारों ओर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस पे चले जाएं, या फिर ये वहाँ पे अटैच ना हो करके फ्रीली साइटोप्लाज्म में मूव करें। जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये येलो कलर के राइबोसोम्स जो बन करके आए हैं साइटोप्लाज्म में आपको बिखरे हुए दिख रहे हैं, और साथ ही साथ इस कुछ राइबोसोम्स इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच दिखाई दे रहे हैं। अब राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। अब क्योंकि ये दो जगह पे पाए जा रहे हैं, सो प्रोटीन का निर्माण या बनना या तो इसकी सरफेस पे होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, या साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। कहीं पर भी हो वो प्रोटीन सेल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसकी सरफेस रफ हो गई है, इसीलिए इस तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने स्टडी किया था, नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि ये वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसकी सरफेस से राइबोसोम अटैच नहीं है, इसकी सरफेस चिकनी या स्मूथ रहती है, सो दिस इज कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड राइबोसोम जब प्रोटीन बनाते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाती हैं। अंदर जाने के बाद में इसकी वहाँ पे पैकिंग होती है। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम वेसिकल कहते हैं उसमें पैक होती हैं। सो इसमें आप देख सकते हैं ये प्रोटीन्स फॉर्म हुई है। प्रोटीन्स क्या होती है? कई सारे अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बनती है, जुड़ने से बनती है। ये प्रोटीन मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल में पैक हो रही है। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम नाम देते हैं वेसिकल। ये जो वेसिकल है बन करके इससे बाहर आ गई हैं। अब ये वेसिकल जाएगी कहाँ पे? गोल्जी अपैरेटस के पास। ये ऑर्गेनेल जो इसके पास में ही प्रेजेंट होता है। गोल्जी अपैरेटस इन वेसिकल्स को जो प्रोटीन ले करके आ रही हैं उनको ट्रैप कर लेगा, पकड़ लेगा, खुद में मिला लेगा। गोल्जी अपैरेटस में इनके प्रोटीन्स के जाने का क्या काम होता है? तो गोल्जी अपैरेटस से अटैच होने के बाद में ये प्रोटीन उसके अंदर रिलीज हो जाती हैं। रिलीज होने के बाद में ये प्रोटीन्स खुद को प्रॉपर वे में फोल्ड करती हैं, क्योंकि प्रॉपर वे में जब ये फोल्ड होगी तभी सेल्स में एक्टिव फॉर्म में आ पाएगी। प्रॉपर वे में इसकी फोल्डिंग के लिए इनका गोल्जी अपैरेटस में जाना जरूरी होता है। यहाँ आप देख सकते हैं जो प्रोटीन आई थी अब वो प्रॉपर वे में फोल्ड हो रही है ताकि ये एक्टिव फॉर्म में हो सके। साथ ही साथ गोल्जी अपैरेटस में कुछ मॉडिफिकेशंस भी किए जाते हैं, जैसे इस प्रोटीन के साथ लिपिड को अटैच किया जा सकता है। ये लिपिड येलो कलर का यहाँ पे अटैच हो गया है। इसके अलावा इसके साथ कई बार कार्बोहाइड्रेट को भी अटैच किया जाता है। जो पर्पल मोइटी दिख रही है ये कार्बोहाइड्रेट मोइटी है विच इज़ गेटिंग अटैच टू द प्रोटीन। ये जो मॉडिफिकेशंस हुए हैं उसके बाद प्रोटीन बाहर रिलीज कर दी जाती हैं और जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो जाएगी। अब हम इसमें कंपैरिजन देख सकते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल का। प्लांट सेल में आपको लार्ज वैक्यूल दिखाई दे रही हैं। प्लांट सेल की जो लार्ज वैक्यूल है उस तरह की वैक्यूल्स एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती हैं जो स्टोरेज का वर्क परफॉर्म करती हैं।
प्लांट सेल में इनका साइज काफ़ी बड़ा होता है और सेंट्रल रीजन में होती हैं, जबकि एनिमल सेल्स में इनकी पोजीशन लगभग फिक्स नहीं होती, कहीं पर भी छोटी छोटी वेसिकल्स पाई जाती हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती हैं। ये जो हैं लाइजोसोम्स हैं, जिन्हें हम गार्बेज कलेक्टर्स बोलते हैं। गार्बेज मतलब जो कचरा हम फेंकते हैं उसे हम गार्बेज बोलते हैं। ये वेस्ट मटेरियल जो सेल के काम का नहीं है उसे कलेक्ट करते हैं। इस पूरे लाइजोसोम्स में कई तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो इस गार्बेज को फर्दर डिग्रेड करते हैं या डाइजेस्ट करते हैं। लाइसोसोम का काम होता है डाइजेस्ट करना। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेल आपको दिख रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन जैसा हमने स्टडी किया था, पावर हाउस होता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रियन है, पावर हाउस इसे हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पावर फॉर्मेशन होता है। पावर क्या होता है सेल का? इट इज एटीपी। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी इसमें कैसे बनती है? वाया अ प्रोसेस कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है जिससे एटीपी इससे रिलीज होती हैं। यही जो एटीपी है, एनर्जी करेंसी, जिसे सेल यूज़ करके कई सारे फंक्शंस जो ज़रूरी होते हैं परफॉर्म करती हैं। जिन सेल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जैसे मसल सेल्स, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज इन्वॉल्व्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड इट डज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सो दिस इज अगेन कंप्लीट सेल। अब हम देखेंगे इस सेल्स में कई सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये सेल का साइटोस्केलेटन है। जैसे हमारा स्केलेटन हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, साइटोस्केलेटन सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। इट इज मेड अप ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये साइटोस्केलेटन सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करते हुए ऑर्गेनेल्स की प्रॉपर प्लेस और उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है। जैसे हमारा स्केलेटन हमारी बॉडी में क्या काम करता है, वो भी हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, ऑर्गन्स को प्रॉपर प्लेस पे रखता है। अब हम देखेंगे प्लांट सेल का स्पेसिफिक ऑर्गेनेल जो इसमें प्रेजेंट होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंटर अ प्लांट सेल। प्लांट सेल में हम देखते हैं कि इसकी सेल के कुछ फीचर्स जो हमने स्टडी किए, जो इसे एनिमल सेल से अलग बनाते हैं। जब हम इन सेल्स को एनलार्ज करके देखेंगे तो देखेंगे प्लांट सेल में जो स्पेसिफिक ऑर्गेनेल होता है, जिसके कारण प्लांट सेल्स फोटो ऑटोट्रॉफिक होती हैं, इट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ही वह ऑर्गेनेल है जिसमें फोटोसिंथेसिस का वर्क या फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, जिससे सोलार एनर्जी ट्रैप होती है और वो फूड में कन्वर्ट होती हैं। इसमें जो ये ग्रीन कलर का पिगमेंट आपको दिखाई देता है, वो हम सभी जानते हैं, उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण ही यह ग्रीन इन कलर होते हैं। देन जो प्लांट सेल का फीचर होता है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल इज द आउटर बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, जो सेलुलोज की बनी होती हैं। यह सेल मेम्ब्रेन के बाहर की ओर पाई जाती हैं। सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया सभी सेल्स में पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल्स में उसके बाहर की ओर सेल वॉल भी पाई जाती हैं। सो ये हमारा पूरा कंप्लीट प्लांट सेल्स है। सेल वॉल प्रेजेंट है, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिसके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। इनमें से कुछ हम अभी देखेंगे इस वीडियो में। जैसे हमारे अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक देखें, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है ह्यूमन बीइंग्स का, इसमें सेल से बाहर की ओर कुछ सीलिया निकले हुए होते हैं। सीलिया क्या होते हैं? ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं सेल के।
तो जब हम एयर को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, उस दौरान ये प्रोजेक्शंस वेव लाइक मूवमेंट शो करते हैं। इस मूवमेंट के दौरान जो एयर हमने अंदर लिया है, इनहेल किया है, उसमें जो भी पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, वो इस मूवमेंट के कारण सीलिया के द्वारा रोक लिए जाते हैं, ट्रैप कर लिए जाते हैं। इसके बाद जब भी हम कफ करते हैं, उस दौरान इन पार्टिकल्स को वापस बाहर भेज दिया जाता है, जिससे ये पार्टिकल्स हमारे लंग्स में एंटर नहीं होते। इसी तरह कुछ सेल्स में इस तरह का स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, टेल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम फ्लैजिला बोलते हैं, यह फ्लैजिला पाया जाता है। यह फ्लैजिला सेल को मूवमेंट करने में हेल्प करता है, सेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है। जैसे ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट फ्लैजिला है, जो बैक्टीरिया को उधर मूव करा रहे हैं। फ्लैजिला के मूवमेंट के कारण ही बैक्टीरिया आगे बढ़ रहा है। इसी तरह के फ्लैजिला ह्यूमन बींग्स की स्पर्म सेल्स में पाए जाते हैं। सो फ्लैजिला वो स्ट्रक्चर हैं जो मोटिलिटी में या मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सो थैंक यू ऑल। और मैं समझती हूँ इस जर्नी को जो सेल के अंदर थी, आप सभी ने एंजॉय किया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच वंस मोर।